नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। तो चलिए आज का टॉपिक या आज का विषय शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जाति और गोत्र का महत्व सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक रहा है। जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना को नियंत्रित करती थी, जबकि गोत्र व्यक्ति के वंशावली और उसके ऋषि संबंध को दर्शाती है। गोत्र की अवधारणा वैदिक युग से शुरू हुई और जहां इसे व्यक्ति के कुल या वंश को पहचानने का माध्यम बनाया गया। गोत्र शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें गो का अर्थ है गाय या वंश और त्र का अर्थ है रक्षा करना। गोत्र का पहला जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में आता है, पर उसकी कई ऋचाओं में गोत्र का मतलब वह नहीं है जो आज हम देखते हैं। गोत्र यानी कि गायों की रक्षा के लिए बनाया गया बाड़ा। इसका जो अर्थ मिलता है संस्कृत में वो यही मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऋचाएं हैं वेद की जिसके अंदर इनका मतलब कभी कभी अलग रूप से भी देखा जाता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का एक दूसरा मतलब है पहाड़ की ऊंची चोटी। गोत्र का तात्पर्य एक विशेष कुल या वंश जिसकी रक्षा की जाती है। वैदिक काल में गोत्र का तात्पर्य उन ऋषियों में से था जिनके वंश विशेष परंपराओं का पालन करते थे। ऋग्वेद और यजुर्वेद में गोत्र का उल्लेख मिलता है, जहां इसे वंश या कुल से जोड़ा गया है। पहले 4 गोत्र थे, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। जामद, अग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य को भी जोड़ा गया। मतलब ये 8 गोत्र मूल रूप से आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, परंतु समय के अंतराल के अनुसार लेकिन 8 गोत्रों में से अब मूल रूप से 7 गोत्र ही रह गए हैं। ये सप्तऋषि के रूप में आधारित हैं, जैसे गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जामद, अग्नि, कश्यप, अत्रेय। अब जिसको अपने गोत्र का पता नहीं होता उसके लिए कश्यप गोत्र का उच्चारण कराया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि कश्यप ऋषि की 1 से अधिक शादियां हुई थी, जिससे उनके अनेक पुत्र थे। इसमें जिनको अपना गोत्र नहीं पता होता उन्हें गोत्र कश्यप मान लिया जाता है। गोत्र व्यक्ति की वंश परंपरा को दर्शाता है। विवाह में गोत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। इसे सागोत्र विवाह निषेध कहा जाता है। गोत्र ने जातीय और पारिवारिक पहचान को मजबूत किया। यह व्यक्तियों को उनके पूर्वज और धर्म आध्यात्मिक अनुशासन से जोड़ता है। गोत्र के साथ प्रवर का भी उल्लेख किया जाता है। प्रवर वह ऋषि होते हैं जिनके नाम पर गोत्र की शाखा बनती है। जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय के साथ वर्णों ने उपविभाजन हुआ, जिससे जातियों का जन्म हुआ। जाति समाज में पेशे और सामाजिक स्थिति पर आधारित थी, जबकि गोत्र व्यक्ति के वंश परंपरा को दर्शाता था। एक जाति के भीतर कई गोत्र हो सकते हैं। भारत में गोत्रों की संख्या 50,000 से अधिक मानी जाती है। ये संख्या समय के साथ वंश परंपरा, प्रवास और उपशाखाओं के कारण बढ़ती है। हालांकि मुख्य गोत्र सप्तऋषियों से ही जुड़ा है। मुख्य गोत्रों की शाखाएं कौन कौन सी हैं? गौतम गोत्र, संबंधित ऋषि जो है वो गौतम ऋषि हैं। इनकी उपशाखा सांडिल्य, कुंडिन्य। भारद्वाज गोत्र जो है उसकी उपशाखाएं अंगिरस, बृहस्पति और
विश्वामित्र की है उपशाखा कौशिक और देवव्रत। वशिष्ठ गोत्र की उपशाखा है मित्री, विशिष्ट, आनंद। और जामदग्नि गोत्र का उपशाखा है परशुराम गोत्र और रेणुकानंद। और कश्यप गोत्र जिसकी उपशाखा नाग और गर्ग है। अत्रि गोत्र का उपशाखा सोम और दात्रेय है। गोत्र का प्रवास आधुनिक संदर्भ क्या कहता है? गोत्र प्रणाली भारत में सभी हिस्सों में पाई जाती है। ये विशेष रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सामाजिक पहचान का बड़ा आधार है। आज भी विवाह और धार्मिक संस्कारों में गोत्रों का महत्व है। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार गोत्र प्रणाली ने सामाजिक पहचान और वंशावली संरचना को बनाए रखने में मदद की है। हिंदू धर्म में गोत्र प्रणाली का एक वैज्ञानिक आधार भी है। गोत्र विवाह में आनुवंशिक शुद्धता और विविधता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक सामाजिक नियम है। सहगोत्र विवाह निषेध का नियम गोत्र प्रणाली के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। इसका कारण यह है कि एक ही गोत्र के लोग वंशज माने जाते हैं जिनमें समान आनुवंशिक गुण होते हैं। सहगोत्र विवाह से इनब्रीडिंग का खतरा होता है, जिससे जेनेटिक दोष, आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जब अलग अलग गोत्रों के लोग विवाह करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि जेनेटिक गुणों में विविधता बनी रहे। विविधता से नई पीढ़ी अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली बनती है और आनुवंशिकी विकारों का खतरा कम हो जाता है। आधुनिक विज्ञान अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि निकट संबंधियों के बीच विवाह से आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। गोत्र प्रणाली ने हजारों वर्ष पहले ही इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। सहगोत्र विवाह, जिसमें एक ही गोत्र के दो व्यक्तियों का विवाह होता है, आनुवंशिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसका मुख्य कारण इनब्रीडिंग, जिसमें करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से आनुवंशिक दोष और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनब्रीडिंग का जो प्रभाव है उसमें सहगोत्र विवाह में माता पिता के जो डीएनए हैं वो समान अधिक होते हैं। समान जीन के कारण रिसीव जीन म्यूटेशन सक्रिय हो जाते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। रिसेसिव डिसऑर्डर, जब माता पिता दोनों से एक ही दोषपूर्ण जीन संतान में आते हैं तो बीमारी अधिक संभावना से प्रकट होती है। जन्मजात विकार, बच्चों के जन्म के समय कार्यात्मक और संरचनात्मक दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे हृदय रोग, रीढ़ की समस्या। यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन ठीक से नहीं होता। इसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। गुर्दों का विकार, मानसिक विकलांगता हो जाती है और ऑटोसोमल बीमारियां भी इसी कारण हो सकती हैं। एक ही गोत्र में विवाह करने से बीमारियों की पुनरावृत्ति अगली पीढ़ी में भी हो सकती है। ये समय के साथ समाज में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। विकलांग या बीमार संतान के कारण परिवार में मानसिक तनाव बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से गोत्र प्रणाली ने इन समस्याओं से बचने के लिए सामाजिक नियम बनाए, जैसे सहगोत्र विवाह निषेध। इस नियम ने स्वास्थ्य और आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में सहायक भूमिका निभाई। गोत्र और जाति हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक संरचना के महत्वपूर्ण अंग हैं। गोत्र व्यक्ति को उनके प्राचीन ऋषियों और उनके ज्ञान से जोड़ता है। जाति और गोत्र में हिंदू समाज को व्यवस्थित रखने में मदद की है, लेकिन आधुनिक समय में इनकी प्रासंगिकता को समकालीन सोच और समता के साथ पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। गोत्र केवल एक वंश को प्रतीक नहीं बल्कि ऋषियों की ज्ञान परंपरा का अमर चिन्ह है। सहगोत्र विवाह से आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी समस्या पैदा करता है। गोत्र प्रणाली का यह नियम आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही और महत्वपूर्ण है। गोत्र व्यवस्था न केवल एक परंपरा है बल्कि स्वास्थ्य और समाज की सुरक्षा का विज्ञान भी है। गोत्र प्रणाली का मूल उद्देश्य न केवल वंश की पहचान को बनाए रखना है बल्कि आनुवंशिकी स्वास्थ्य और विविधता को भी सुनिश्चित करना है। ये हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जो सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। तो आज जो टॉपिक था उस पर आप विचार कीजिए और अपने आसपास के समाज को देखिए कि आज क्या क्या बदलाव हो रहा है। क्या पहले के लोगों का जो विचार थे या पहले के लोगों के जो नियम थे समाज को चलाने के, क्या वो गलत थे या सही थे? ये सब के अपने अपने विचार हो सकते हैं। खैर, आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले नए किसी विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और नमस्ते, जय हिंद।